हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पीसीबी बाबा। आज हम लोग वेस्टर्न फ्लोइंग पेनिनसुला रिवर के बारे में पढ़ने वाले हैं। वेस्टर्न फ्लोइंग पेनिनसुला रिवर साइड में जो नदियाँ इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, बियास और सतलज, ये जो नदियाँ हैं, इन नदियों के बारे में अगर हम पढ़ें तो ये नदियाँ जो हैं, ये नदियों के ट्रिब्यूटरीज और साथ ही साथ जहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, इन सब के बारे में अगर आप पढ़ने जाएँ तो करीब करीब 20 मिनट का वीडियो बनता है। तो उसके बारे में एक अलग से ही वीडियो बना हुआ है। तो हम लोग उसके अलावा जो बाकी पेनिनसुला रिवर हैं, जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, यूपीएससी के प्रीलिम्स को देख लें, या फिर सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो, या फिर बैंक पीओ क्लर्क एग्ज़ाम हो, या फिर वेरियस गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, वहाँ पे वेस्टर्न फ्लोइंग पेनिनसुला रिवर और ईस्टर्न फ्लोइंग पेनिनसुला रिवर, इनसे संबंधित क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं वेस्टर्न फ्लोइंग पेनिनसुला रिवर के बारे में पढ़ना। वेस्टर्न फ्लोइंग पेनिनसुला रिवर के बारे में आज जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं, देखिए मैं जो आपको रिवर के बारे में पूरा पढ़ा रहा हूँ, इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं आने वाला, तो आप इस पर प्लीज़ एक बार गो थ्रू होइए। तो यहाँ पर देखिए जिसके बारे में पढ़ने हैं, नर्मदा, तापी, साबरमती, माही, लूनी, सतरुंजी, जुआरी, मांडोवी, पेरियार और भादर रिवर। तो इन सब रिवर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर वेस्टर्न घाट के बारे में पहले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न साइड में जो नदियाँ बहती हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो नदियाँ हैं वह है नर्मदा और तापी। यह जो है विंध्या और सतपुड़ा पर्वत के समानांतर बहती हैं या फिर पैरेलल बहती हैं। तो यहाँ पर और भी एक बात लिखा है कि जो वेस्टर्न साइड में रिवर फ्लो करती हैं, वहाँ पर आप अगर देखें तो आपको एस्चुरीज देखने मिलेंगी। लेकिन अगर ईस्टर्न साइड में फ्लो होने वाली नदियों को आप देखें, यहाँ पर आप भारत का जो मैप देख रहे हैं, तो यहाँ पर ईस्टर्न साइड में जो नदियाँ फ्लो करती हैं, यहाँ पर आप अगर देखें तो वो नदियाँ डेल्टा बनाती हैं डेल्टा। लेकिन वेस्टर्न साइड में जो नदियाँ फ्लो होती हैं, अगर आप उसे देखें तो वे बनाती हैं एस्चुरीज। क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं। तो एस्चुरी और डेल्टा में फ़र्क क्या है? देखिए, जो ईस्टर्न साइड में नदियाँ फ्लो करती हैं जो बनाती हैं डेल्टा, अगर आप वहाँ पर देखें तो वे नदियाँ अपने साथ में बहुत सारे मात्रा में रेत और साथ ही साथ मिट्टी बहाकर लाती हैं, जिसके कारण वो बनाती हैं डेल्टा। डेल्टा का अर्थ होता है त्रिकोण। त्रिकोण मतलब त्रिभुज। त्रिभुज के आकार में वे बनाती हैं एक भूमि, और उस भूमि से वह बहते हुए फिर समुद्र में मिलती है। अपने साथ में वे पूरे उन्हें अवसादों को बहाकर लाती है साथ में, जिसे सिल्ट कहते हैं, और वहाँ पर वे जमा होती हैं। तो होता क्या है, ये जो ज़मीन होती है, जो डेल्टा का निर्माण होता है, ये डेल्टा क्या होती हैं? ये बहुत ही फर्टाइल ज़मीन होती हैं, फर्टाइल होती हैं ये ज़मीनें, जिस पे क्या होता है, खेती बहुत ही अच्छी होती है। और अगर आप एस्चुरीज की बात करें, जो वेस्टर्न साइड में नदियाँ फ्लो करती हैं, वे जब फ्लो होती हैं और अरब सागर में गिरती हैं, तो क्या होता है, यह जो है एक ही लकीर में सागर में जाके मिलती हैं। हालांकि ईस्टर्न फ्लो रिवर को अगर आप देखें तो ईस्टर्न साइड की जो रिवर्स हैं, वे जब बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं तो एक ही लकीर में बनाकर समुद्र में नहीं गिरती, बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। ये क्या होती हैं, बहुत सारी इनकी धाराएं बन जाती हैं और वे धाराएं जाकर फिर विलीन होती हैं बे ऑफ बंगाल में। लेकिन एस्चुरी साइड की जो नदियाँ हैं वह क्या होती हैं, जब सागर में मिलेंगी तो क्या होती हैं, एक ही लकीर में मिलती हैं। और इसके अलावा एस्चुरी के जो वाटर समुद्र में मिलते हैं, वहाँ पे भी क्या होता है, वहाँ पे भी अवसाद लेके आती हैं वो नदियाँ, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, जिसको कंसीडर आप नहीं कर सकते। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे डेल्टा बन नहीं पाता है, वहाँ पे बनता है एस्चुरी, जिसके कारण वहाँ की जो ज़मीन होती है वो फर्टाइल होती नहीं, खेती करने लायक होती नहीं। लेकिन डेल्टा साइड की अपने साथ में बहुत सारे अवसाद बहा के लाते हैं, रेत और मिट्टी बहा कर लाते हैं, जिसके कारण वहाँ पे एक ज़मीन का निर्माण हो जाता है और उस ज़मीन पर खेती करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहते हैं, कर सकते हैं। क्योंकि डेल्टा साइड में जो ज़मीन होती है उनके साथ बहाकर जुलाई होती है, वह बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती हैं, और एस्चुरी साइड की जो होती हैं वे फर्टाइल नहीं होती है। तो एस्चुरी और डेल्टा के बीच में आप फ़र्क समझ गए होंगे, आई होप। और अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं नर्मदा रिवर के बारे में। नर्मदा जो है वेस्टर्न साइड में फ़्लो होने वाली सबसे लंबी नदी है, और यह जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक में जो मैकाल रेंज है वहाँ से निकलती है, और यह सी लेवल से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से गिरती है। जो इसकी टोटल लेंथ है, जब ये मैकाल रेंज से निकलती है, वहाँ से लेकर जब ये खंबात की खाड़ी में जो गुजरात में है वहाँ पे गिरती है, तो उस मैकाल रेंज से, जो मध्य प्रदेश का मैकाल रेंज है, वहाँ से लेकर गल्फ ऑफ खंबात के बीच में वह दूरी तय करती है 1310 किलोमीटर की। और इस नदी के ऊपर, नर्मदा नदी के ऊपर, आपको जबलपुर नाम का शहर देखने मिलेगा,
और साथ ही साथ जब यह नदी बहते हुए गल्फ ऑफ खंबात से होते हुए जब ये गिर जाती है अरब सागर में, तो वहाँ पे बहुत सारे आइसलैंड बनाती है। आइलैंड क्या होता है? आइलैंड ये होता है कि ज़मीन रहेगा बीच में और उसके चारों ओर क्या रहेगा? समुंदर रहेगा, उसके चारों ओर समुंदर रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे आइलैंड बनाती है। और यह जो आइलैंड है, इन आइलैंड्स में सबसे बड़ा जो आइलैंड है उसका नाम है आलिया बेट, जो सबसे बड़ा है। इसके अलावा जो नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ हैं राइट साइड से, जैसे देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है नर्मदा नदी बीच में से बहते हुई जा रही है, तो इसके ये हो गया राइट साइड की सहायक नदियाँ और ये हो गई लेफ्ट साइड की सहायक नदियाँ। तो राइट साइड में जो सहायक नदियाँ हैं उनका नाम लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पे लेफ्ट साइड की सहायक नदियाँ। यहाँ पे देखिए लास्ट में सरदार सरोवर लिखा है, ये डैम है, ये नदियाँ नहीं, ये नदी नहीं है, सरदार सरोवर जो लिखा है यहाँ पे। तो राइट ट्रिब्यूटरीज, राइट ओर की सहायक नदियाँ हैं ओरसांग, बरना, कोलार, चंद्रशेखर और हिरन। और लेफ्ट साइड की सहायक नदियाँ हैं बुरनेर और बंजार, शार, शक्कर, देनवाई, तवा, इंद्र सागर। ये सब क्या हैं? ये सब नदियां हैं लेफ्ट साइड की। तो हम लोग नर्मदा नदी के बारे में कुछ बातें जाने, और अब आते हैं ताप्ती रिवर के बारे में। ताप्ती रिवर जो है इसको तापी नदी भी कहते हैं और ये सेकेंड लार्जेस्ट वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। और इसके अलावा इसे जो है नर्मदा नदी की जुड़वा भी कहा जाता है, फिर नर्मदा नदी की दासी भी कहा जाता है, क्योंकि यह जो है ये भी विंध्य के पैरेलल में बहती है। जैसे नर्मदा नदी बहती है इसी के साथ ही साथ में तापी रिवर भी बहती है, इसके कारण इसको क्या कहा जाता है? नर्मदा नदी की जुड़वा भी कहा जाता है। यह जो है मध्य प्रदेश के मुल्ताई रिवर रिजर्व फॉरेस्ट से ओरिजिनेट होती है और यह सी लेवल, जो समुद्र का लेवल है, वहाँ से करीब करीब 752 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरती है। और इसके अलावा यहाँ पर इसके बारे में क्या बतलाया गया है? बतलाया गया है कि यह भी गल्फ ऑफ खंबात में जाकर गिरती है। और यह मध्य प्रदेश के मुल्ताई रिजर्व से लेकर जो गल्फ ऑफ खंबात तक ये पहुँचती है उसके बीच में 724 किलोमीटर की लंबाई को कवर करती है। इसके अलावा जो तापी रिवर की जो सहायक नदियाँ हैं, वे सहायक नदियाँ जो बहकर तापी नदी से मिलती हैं, तो उन्होंने जितना एरिया कवर किया या फिर जितना किलोमीटर उन्होंने एरिया कवर किया है बहने में और साथ ही साथ मिलने में, और उसके अलावा जो तापी नदी जहाँ तक बही है उन सबको मिलाकर अगर आप कैलकुलेट करें तो उन सभी नदियों ने, जो उनकी सहायक नदियाँ हैं तापी रिवर की और तापी रिवर, इन सबको मिलाकर अगर आप कैलकुलेट करें तो वो लोग कवर करती हैं 65,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। और इसके अलावा यह जो है, यह ज़्यादातर जो इसकी सहायक नदियाँ होती हैं वह डेक्कन प्लेटू से ही आती हैं। और इनके जो सहायक नदियाँ हैं, तापी रिवर की जो सहायक नदियाँ हैं, इन सब के चारों ओर कुछ ऐसा एरिया, कुछ ऐसे हिल्स हैं जो इसको तापी नदी के साथ में बाकी नदियों को जुड़ने में सहायता करते हैं। वे कौन कौन से एरियाज़ हैं जो उनकी सहायक नदियाँ को तापी नदी से जुड़ने में सहायता करते हैं? तो आप अगर नॉर्थ साइड में देखें तो सतपुरा रेंज है, और पूरब साइड में महादेव हिल है, और इसके अलावा साउथ साइड में आते हैं सातमाला और अजंता रेंज, और वेस्ट में आती है अरबियन समुद्र। तो यह जो चारों ओर है ऐसा क्लाइमेट बनाते हैं जो एक प्रकार का ढलान बना देते हैं, जिसके कारण सहायक नदियाँ जो तापी नदी की हैं वह आकर तापी नदी से खुद मिलती हैं और वे बहते हुए गल्फ ऑफ खंबात से होते हुए अरब सागर में चली जाती हैं। तो यहाँ पर जो तापी नदी बही है तो उसके राइट ओर से जो उसकी सहायक नदियाँ हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखा है। जो मेजर सहायक नदियाँ हैं सुक्की, गोमई, अरुणावती और आनेर। याद रखिए ये सब मेजर ट्रिब्यूटरीज़ हैं। जो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज़ हैं उनके बारे में देखिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये सब जो है यूपीएससी एग्ज़ाम के रिलेटेड में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए इसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो लेफ्ट साइड में जो नदियाँ बही हैं वे हैं वगूर, अमरावती, बुरे, पांझरा, बोरी, गिरना, पुरना, पोना और सिपना। यह सब जो नदियाँ हैं ये लेफ्ट साइड से सहायक नदियाँ हैं। और इसके अलावा जो तापी नदी है उसके ऊपर जो डैम बने हैं उसके नाम यहाँ पे लिखे हैं। जैसे हथनूर, ये डैम जो है ये तापी के ऊपर महाराष्ट्र में है। और इसके अलावा जो है कक्रपार, यह जो है आपको कुला डैम, उकई प्रोजेक्ट गुजरात में देखने मिलेगा। उसके अलावा गिरनार डैम जो है ये आपको महाराष्ट्र में देखने मिलेगा। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, मतलब औद्योगिक कंपनियां हैं, जैसे कि हो गया टेक्सटाइल फैक्ट्रीज़ जो कपड़ा बनाने वाली होती है जो सूरत में पाई जाती है। सूरत नदी के सूरत जो है जो कपड़ा बनाने का केंद्र है सूरत, उसके बगल से तापी नदी बही है। और इसके अलावा पेपर और न्यूज़ प्रिंट जो अखबार छपते हैं उन अखबारों की फैक्ट्री भी नेपानगर में है और उसके बगल से भी बही है ताप्ती नदी। तो ये सब जो हैं ताप्ती नदी के बगल में बसे हुए शहर हैं।
जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसके अलावा साबरमती नदी, साबरमती नदी के किनारे गांधी जी रहते थे अपना आश्रम बनाकर। साबरमती नदी जो है ये दो नदियों के मिलन से बनी है, साबर और हथमती। साबरमती नदी जो है वह राजस्थान के उदयपुर में जो अरावली हिल है वहाँ से ओरिजिनेट होती है, साबर और हथमती दोनों, और आगे जाकर वे दोनों मिल जाती हैं और बन जाती हैं साबरमती नदी। और इसका जो एरिया है राजस्थान के उदयपुर में जो अरावली हिल्स है वहाँ से निकलकर अरब सागर तक, अरावली हिल से लेकर अरब सागर तक के बीच में जितना वो एरिया कवर करती हैं या फिर जितनी लेंथ कवर करती हैं वो टोटल है 371 किलोमीटर। और इसकी लेफ्ट साइड से जो सहायक नदियाँ हैं वे हैं वकल, हथमती, वत्रक, और राइट ओर से हैं सई नदी। ये सब इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी सहायक नदियाँ। और इसके अलावा ये जो साबरमती नदी है इसके बगल में जो मुख्य शहर बसे हैं वे हैं गांधीनगर और अहमदाबाद। अहमदाबाद जो है ये एक इंडस्ट्रियल सिटी है जो साबरमती नदी के तट पर है। अब इसके आगे चलते हैं हम सब। अब इसके आगे आती है माही नदी। माही नदी जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। माही नदी जो है मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, जो सी लेवल के 500 मीटर की ऊंचाई से लगभग आधे किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे गिरती है। और यह जो है मध्य प्रदेश के ढास डिस्ट्रिक्ट से लेकर अरब सागर के गिरने तक के बीच की जो लंबाई तय करती है वह है टोटल 583 किलोमीटर। और यह अरब सागर में गिरती है गल्फ ऑफ खंबात के थ्रू। और इसके बगल में भी कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे कॉटन टेक्सटाइल, पेपर बनाने वाले और न्यूज़ प्रिंट, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल कंपनियां भी हैं। तो ये सब जो हैं ये सब कंपनियां रतलाम में मिलती हैं और रतलाम जो है ये माही रिवर के बगल में है। और इसके अलावा एक और अर्बन सेंटर या फिर एक और शहरी जो नगर है वह भी माही रिवर के किनारे है, जो है वडोदरा। यह भी आता है माही रिवर के किनारे या फिर माही रिवर की जो सहायक नदी है उसके किनारे आता है। और माही रिवर के बारे में खास बात यह है कि जो भारत में कर्क रेखा गई है उस कर्क रेखा को 2 बार माही रिवर क्रॉस करती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखिए क्योंकि यह बहुत सारे एग्जाम में आता है। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं लूनी रिवर के बारे में। जो लूनी नदी है, लूनी नदी के बारे में क्या लिखा है, यह है राजस्थान में जो अजमेर है, अजमेर के पास में ही जो अरावली रेंज है, अरावली रेंज के पुष्कर वैली से निकलती है लूनी नदी। और लूनी नदी जो है यह राजस्थान से होते हुए रण ऑफ कच्छ में जो रण है गुजरात का जो कच्छ है वहाँ पर ये जाकर एंड हो जाती है। यह टोटल 495 किलोमीटर जहाँ से उद्गमित होती है वहाँ से लेकर अरब सागर पहुँचने तक जो लेंथ तय करती है वह टोटल 495 किलोमीटर। देखिए यहाँ पर क्या बतलाया गया है, राजस्थान का जो अरावली पर्वत है उसमें जो पुष्कर वैली है, जब वह लूनी रिवर वहाँ से निकलती है तो उसे वहाँ कहते हैं सागरमती नदी। क्या कहते हैं? सागरमती नदी। लेकिन जब ये गोविंदगढ़ पहुँच जाती है तो गोविंदगढ़ के जगह पर क्या होता है, सागरमती नदी के साथ में सरस्वती नदी का संगम हो जाता है। सागरमती के साथ में सरस्वती नदी क्या होती है, जुड़ जाती है और वहीं से ही कहने लगते हैं उस नदी को लूनी नदी। सागरमती नदी के साथ में जब सरस्वती नदी जुड़ती है तो वहाँ से जो नदी है उसका नाम पड़ जाता है लूनी नदी। और लूनी नदी के और भी बहुत सारे नाम हैं जैसे कि लणवती नदी, लावण्यवती नदी। लावण्यवती नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि लवण का मतलब होता है, हिंदी में जो लवण होता है उसका मतलब होता है पानी में घुलनशील नमक, और पानी में घुलनशील नमक होने के कारण वो क्या होता है, खारा। तो यह नदी जो है जब यह गुजरात ने बलोत्रा, जिसको आज के समय में बाड़मेर कहते हैं, यह बाड़मेर पर जब पहुंचती है तो बाड़मेर तक ये नदी मीठी होती है, लेकिन यह बाड़मेर को जैसे ही पार करती है उसके बाद इसका पानी खारा हो जाता है और खारा होने के नाते ही इसका नाम पड़ गया लावण्यवती नदी। लावण्यवती नदी में लवण नाम का एक शब्द आता है जिसका मतलब होता है पानी में मिला हुआ नमक, और इसी कारण इसको कहते हैं लावण्यवती नदी या फिर लूनी नदी, क्योंकि ये खारा हो जाता है गुजरात के बाड़मेर के आगे जाने के बाद। इसके ऊपर बहुत सारे आपको बांध देखने मिलेंगे जैसे दंतीवाड़ा डैम, सीपू डैम, जसवंत सागर डैम। यह जो है 1892 में महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा बनवाया गया था। यह एक प्रकार की कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील मतलब जो मनुष्यों के द्वारा झील बनाई गई है। और इसके अलावा आपको यहाँ पर सरदार समंद डैम और जवाई डैम भी देखने मिलता है। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए आपको इमेज में लावण्यवती नदी के साथ में या फिर लूनी नदी के साथ में आपको सरस्वती नदी मिलती हुई दिखाई दे रही है गुजरात में। गुजरात में कहाँ पे? गोविंदगढ़ पे। तो ये इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे शत्रुंजी नदी देखिए आपको यहाँ पे अमरेली डिस्ट्रिक्ट से निकलती हुई दिखाई दे रही है। शत्रुंजी नदी जो है यह गुजरात में जो गिर जंगल है, उस गिर जंगल में जो अमरेली ज़िला है, उस अमरेली ज़िला से ही शत्रुंजी रिवर का उद्गम होता है और वहाँ से फिर वो क्या होती है, बहते हुए अरबियन सागर को ज्वाइन कर लेती है। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वे हैं लेफ्ट साइड से सतली, थेम्बी, गागरियो, राजवाल, खारो, और राइट साइड से हैं शेल, खारी और तलजी नदी। तो ये रहा इसके बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आपको यहाँ पे देखिए अमरेली डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे रहा है, जहाँ से अमरेली से बहते हुए यह अरबियन सागर की ओर जा रही है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं शत्रुंजी रिवर को। अब आते हैं इसके बाद जुआरी रिवर। जुआरी रिवर जो है वो भारत के गोवा राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इस नदी का उद्गम वेस्टर्न घाट में स्थित हेमत बारशम नाम की जगह है, जहाँ से इसका उद्गम होता है। तो यहाँ पर जुआरी नदी आपको दिखाई दे रहा है, नाम लिखा हुआ। जुआरी और मांडवी ये दो नदियाँ आपको कंबरजुआ नाम का एक नहर है वहाँ पर मिल जाती हैं, और इन दोनों नदियों का जल मिलकर आपको काबो अगवाड़ा स्थान पर, आपको जो काबू अगवाड़ा नाम का स्थान है उस स्थान पे आप देखेंगे ये दोनों नदियाँ जो मंडावी और जुआरी नदियाँ हैं, ये दोनों नदियाँ मिल जाती हैं काबू अगवाड़ा पे। ये मंडावी और जुआरी नदियाँ कंबरजुआ नहर पे मिल जाती हैं और आगे चलकर यह काबो अगवाड़ा नाम की जगह पर क्या करती हैं, अरब सागर को ज्वाइन कर लेती हैं। तो यहाँ पे देखिए जुआरी नदी आपको दिखाई दे रही है, जो आपको वेस्टर्न घाट के हेमत बारसम से उद्गमित होती है, और यहाँ पे आके देखिए यहाँ पे आगे जा रही है, और यहाँ पे मांडवी रिवर है। फिर बाद में यहाँ पे मांडवी और जुआरी रिवर मेट कर जा रहे हैं, और इस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, कंबरजुआ नहर। यहाँ पे कंबरजुआ नहर है, और उसके बाद फिर बाद में आगे चलकर काबो अगवाड़ा नाम की जगह है, जहाँ पर ये अरब सागर को ज्वाइन कर लेती है। तो ये मांडवी और जुआरी नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट हो गए। तो जुआरी नदी यहाँ से उद्गम हुई वो हम लोग ने जाना। आगे हम लोग मांडवी नदी जो यहाँ से उद्गम हुई है उसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। जो मांडवी नदी है यह भारत के राज्य कर्नाटक और गोवा से होकर बहने वाली नदी है, और इस नदी का जो ओरिजिनेट होता है ये वेस्टर्न घाट में 30 स्रोतों का एक समूह है। मतलब बहुत सारी नदियाँ होती हैं, यह नदियाँ करीब 30 धाराएं बहती हैं, और 30 धाराएं जाकर एक जगह पर मिल जाती हैं। जो कर्नाटक का बेलगाम जिला है, मैं आपको फिर से समझाता हूँ, कर्नाटक के बेलगाम जिले में वेस्टर्न घाट से 30 धारों में बहने वाली नदियाँ एक जगह पर मिलती हैं, जो कर्नाटक के बेलगाम जिले में आता है। और वहाँ पर वो मिलने के बाद क्या होती है, आगे बहना शुरू करती है, और वह कर्नाटक से बहते हुए आती है गुजरात में, और गुजरात से बहते हुए अरब सागर में लीन कर जाती है। याद रखिए मांडवी नदी जो है कर्नाटक के बेलगाम जिले में जो भीमगढ़ नाम का एक जगह है, वहाँ पर 30 धाराएं आती हैं और आपस में मिल जाती है, फिर वहाँ से बहना शुरू करती हैं, और बहते हुए कर्नाटक से होते हुए ये गुजरात में आकर अरब सागर में लीन हो जाती हैं। तो यह मांडवी नदी के बारे में है, और हम लोग ने अभी भी पढ़ा मांडवी क्या होती है, जुआरी नदी के साथ मिलकर आगे जाती है और वहाँ पर अरब सागर में विलीन हो जाती है। अब बात करते हैं पेरियार नदी के बारे में। पेरियार नदी में अगर आप पेरियार देखें, पेरियार जो शब्द है, पेरियार का अर्थ होता है बड़ी नदी। तमिल और मलयालम भाषा में पेरियार का अर्थ होता है बड़ी नदी। पेरियार नदी का उद्गम जो है वेस्टर्न घाट के सुंदरमाला के शिवगिरी पीक से होता है, जो कि आपको तमिलनाडु पर दिखाई देगा। और इस नदी के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम है जिसका नाम है इडुक्की डैम, और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं, उनका नाम है मथिरा पूजा, मुल्लैयर, चिरुथनी, पेरिंजाकट्टी, एंडामाला नदी। याद रखिए तमिलनाडु के जो वेस्टर्न घाट जो है, तमिलनाडु का जो वेस्टर्न घाट है वहाँ से यह निकलती है शिवगिरी पीक से, और वहाँ से होते हुए यह तमिलनाडु से केरला जाती है, और केरला से फिर अरब सागर में मिल जाती है। तो ये पेरियार रिवर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हो गया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं लास्ट रिवर के ऊपर, जिसका नाम है भादर रिवर। भादर रिवर जो है यह गुजरात के जसदान से ही इसका उद्गम हुआ है, और ये यहाँ से होते हुए यह पोरबंदर के पास से अरब सागर में गिरती है। याद रखिए जो पोरबंदर नाम की जगह है, वह पोरबंदर जो जगह है यह दो महान लोगों का जन्मस्थली रहा है। एक तो आप जानते हैं महात्मा गांधी की जन्मस्थली पोरबंदर है, और दूसरी जो कृष्ण के मित्र सुदामा थे वह भी पोरबंदर में ही जन्मे थे। तो जो पोरबंदर है ये किस तट पे है, किस नदी के तट पे, तो यह भादर रिवर के तट पर पोरबंदर है। भादर रिवर जो है गुजरात के जसदान से निकलकर बाद में अरब सागर में मिल जाता है। तो पोरबंदर के कारण ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं वेस्टर्न पेनिनसुला रिवर में जो इतने भी इंपॉर्टेंट रिवर है उसके बारे में मैंने आज आपको बता दिया। अब आगे मिलेंगे हम लोग कुछ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।